नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का जो पहला पेपर है जिसका नाम है मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस फर्स्ट, उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। हम लोग जिस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं वो सत्र 2023-24 का पेपर है और पेपर का कोड है ECU 203। चलिए बिना देर किए देख लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा की यह परिभाषा किस शास्त्री ने दी है? तो यह परिभाषा हार्टले विदर्श के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जब किसी वस्तु को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे किस प्रकार की मुद्रा कहा जाता है? वस्तु मुद्रा कहा जाता है। दूसरे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? तो मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है वो मूल्य का मापक है। तीसरे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं। मुद्रा के आकस्मिक कार्यों का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले प्रतिपादन प्रोफेसर किनले के द्वारा किया गया था। चौथे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, सांकेतिक सिक्का से संबंधित सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इसमें से कोई विकल्प सही नहीं है तो डी ऑप्शन पांचवे का आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, अच्छे मुद्रा के गुण से संबंधित सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो अच्छे मुद्रा के गुण में जो है सर्व स्वीकृति है। ए ऑप्शन आपका छठे का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, ग्रेशम का नियम संबंधित है। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो मुद्रा की पूर्ति से संबंधित है। सातवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखते हैं, प्रोफेसर फिशर के समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है? तो आठवें का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वैधानिक मुद्रा है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी मुद्रा वैधानिक मुद्रा है। तो प्रचलित मुद्रा वैधानिक मुद्रा होती है। नौवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दसवां प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन नगद शेष समीकरण का मार्शल द्वारा प्रतिपादित समीकरण है? आपको बताना है कौन इसमें से मार्शल के द्वारा प्रतिपादित समीकरण है। तो 10वें का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यही मार्शल के द्वारा प्रतिपादित समीकरण है। 11 नंबर प्रश्न है, उच्च शक्ति मुद्रा से संबंधित सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 11 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित किस स्वर्णमान के अंतर्गत देश में सोने के सिक्के चलन में होते हैं? इसका उत्तर दोस्तों हमको नहीं मिला है तो इसको छोड़ करके हम आगे बढ़ रहे हैं। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रोफेसर किस ने निम्नलिखित किस उद्देश्य हेतु मुद्रा मांग की बात कही है? 13 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी लेन देन के उद्देश्य से, सुरक्षात्मक उद्देश्य से, सट्टा उद्देश्य से, तीनों सही है। डी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, सूचकांक बताते हैं। सूचकांक क्या बताते हैं? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दो विभिन्न समयों पर मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तन को बताते हैं सूचकांक। 14 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, सूचकांक का संबंध होता है। सूचकांक का संबंध किससे होता है? संयुक्त कीमत स्तर से होता है। 15 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय मुद्रा मान में कागजी नोट प्रधान मुद्रा है। ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, अच्छे मुद्रा मान में कौन सा गुण विद्यमान रहता है? अच्छे मुद्रा मान में कौन सा गुण विद्यमान रहता है? तो 17 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी सर्व स्वीकृति होती है, मूल्य स्थिरता होता है, परिचायकता भी होता है। 17 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, व्यापारिक बैंकों के उदार ऋण नीति का परिणाम है। 18 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मुद्रास्फीति। 19 नंबर प्रश्न है, यदि सरकार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुद्रा छापती है तो इस प्रकार की स्फीति कही जाती है। क्या कही जाती है आपको बताना है? चलन स्फीति कही जाती है। 19 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, विश्वव्यापी मंदी आई थी। विश्वव्यापी मंदी कब आई थी? 1930 में आई थी। 20वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, पूर्ण रोजगार बिंदु से पहले होने वाली स्फीति को किसने किस नाम से संबोधित किया है? अर्ध मुद्रास्फीति नाम से संबोधित किया है। 21 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, उच्च शक्ति मुद्रा में परिवर्तन के पश्चात मुद्रा की पूर्ति में होने वाला परिवर्तन
कहलाता है, आपको बताना है क्या कहलाता है। तो 22 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुद्रा गुणक कहलाता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, बैंक दर में परिवर्तन करके साख नियंत्रण करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक को है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संगठित वित्तीय बाजार का अंग है। संगठित वित्तीय बाजार का अंग कौन है, तीनों है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, भारतीय मुद्रा बाजार किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारतीय मुद्रा बाजार जो है संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, 25 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, भारत में बैंकिंग आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो भारत में बैंकिंग आयोग की स्थापना जो है 1969 में हुआ था, डी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, मुद्रा संकुचन के कारणों हेतु निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। 27 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी बैंक दर में वृद्धि, साख मुद्रा की पूर्ति में कमी, भारी मात्रा में करारोपण, तीनों सही हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, व्यापारिक बैंकों द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऋण प्रदान किया जाता है। किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है, तो अधिक वर्ष पर ऋण प्रदान किया जाता है, ऋण और अग्रिम दिया जाता है, नगद साख दिया जाता है, तो डी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन व्यवसायिक बैंकों का प्राथमिक कार्य है। व्यवसायिक बैंकों का प्राथमिक कार्य क्या है, जमा स्वीकार करना, बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विकास बैंक की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। विकास बैंक की श्रेणी के अंतर्गत निर्यात आयात बैंक नहीं आता है, सी ऑप्शन 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, व्यापारिक बैंकों के प्रथम राष्ट्रीयकरण के समय कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 31 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 32 नंबर प्रश्न है, व्यापारिक बैंकों के द्वितीय चरण का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1980 में किया गया था, 32 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन साख निर्माण का आधार है। साख निर्माण का आधार क्या है, व्यापारिक बैंक में जनता की प्राथमिक जमा जो है साख निर्माण का आधार है, 33 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, नगद कोष की मात्रा में कमी करके बैंक अपनी साख निर्माण की शक्ति में आपको बताना है क्या करते हैं, तो संतुलन ला सकते हैं, ए ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, व्यापारिक बैंकों के प्रथम राष्ट्रीयकरण के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, 35 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यापारिक बैंक का राष्ट्रीयकरण प्रथम राष्ट्रीयकरण के समय हुआ था, तो 36 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक का हुआ था। 37 नंबर प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई कब हुई थी, 1975 में हुई थी, तो 37 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, 1935 में की गई थी, 38 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के पश्चात उसे किस नाम से जाना जाता है, भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जाना जाता है, 39 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न है, देश में बैंकिंग व्यवस्था का संरक्षक कौन है, तो देश में जो बैंकिंग व्यवस्था का संरक्षक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, 40 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। केंद्रीय बैंक का कार्य कौन सा नहीं है, तो जमा स्वीकार करना तथा ऋण प्रदान करना नहीं है, 41 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण के विभिन्न नीतियों में कौन सी विधि गुणात्मक विधि के अंतर्गत आता है, यानी साख नियंत्रण के गुणात्मक विधि के अंतर्गत कौन सा आता है आपको बताना है, तो साख मुद्रा की राशनिंग जो होती है गुणात्मक विधि के अंतर्गत आता है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, देश के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संरक्षण निम्नलिखित में से कौन करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, 43 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर प्रश्न देखते हैं, सरकारी बैंकर, एजेंट एवं वित्तीय सलाहकार की सेवा निम्नलिखित में से कौन संस्था प्रदान करती है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया प्रदान करती है, 44 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक का विलय इंपीरियल बैंक में किया गया था,
इंपीरियल बैंक में किसका विलय किया गया था? तो तीनों का किया गया था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे। डी ऑप्शन 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में किया गया था। सी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, जिन स्थानों पर रिजर्व बैंक की शाखा नहीं है वह भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में कौन बैंक कार्य करता है? तो भारतीय स्टेट बैंक कार्य करता है। 47 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, मौद्रिक नीतियों के उद्देश्य से संबंधित सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 48 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी यानी भुगतान संतुलन एवं विनिमय दर, स्थिरता, मूल्य स्थिरता, आर्थिक विकास, सभी जो है मौद्रिक नीतियों के उद्देश्य से संबंधित होते हैं। डी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार M2 में सम्मिलित होता है। M2 में क्या सम्मिलित होता है? M1 सम्मिलित होता है, प्लस डाकघरों में बचत जमाएं सम्मिलित होती हैं। 49 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार M3 में सम्मिलित होता है। M3 में क्या सम्मिलित होता है? M1 सम्मिलित होता है और बैंकों की सावधि जमाएं सम्मिलित होती हैं। 50 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।